हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे पोस एक्ट के बारे में। यह एक्ट कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में है और इस कानून में हम बेसिकली देखेंगे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन से बचाव हैं जो एक महिला दावा कर सकती है अगर उसके साथ कार्यस्थल पर यौन उसका उत्पीड़न होता है। पहले मैं इस एक्ट में बेसिकली आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस एक्ट के अंतर्गत कौन सी महिला एलिजिबल है कि वह शिकायत कर सकती है, कार्यस्थल किसे माना जाएगा, यौन उत्पीड़न किस चीज़ को माना जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिकली व्यवस्था के बारे में, प्रक्रिया के बारे में, और उसके बाद मैं आपको जांच और अन्य चीज़ें बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 360 डिग्री इस वीडियो में आपको पोस एक्ट के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और जैसे शुरुआत में आपने थंबनेल पर देखा भी होगा कि अगर कोई फ्लर्ट करता ऑफिस में तो जेल और जो जुर्माना है, तो वह बात सत्य है। इसमें मैं वो सब चीज़ें बताऊंगा। थंबनेल पर कोई गलत बात नहीं लिखी गई, वह बात सत्य है। अगर कोई महिला के साथ उसके ऑफिस में फ्लर्ट करता है तो एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है और उसके संबंध में वह शिकायत कर सकती है। तो एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, या कह सकते हैं आप एक चेतावनी भी देना चाहूँगा कि जो लोग धैर्यवान नहीं है या जिन्हें पसंद नहीं कि वो उन्हें कोई ज्ञानवान चीज़ें बताए तो वो वीडियो अभी छोड़कर चले जाए, क्योंकि यह वीडियो मैं एक तरीके से समराइज तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और फिर अगर आप बीच में लेक्चर को छोड़कर जाएंगे तो बहुत से लोगों का नुकसान होगा, फिर जो है उन तक ये वीडियो नहीं पहुँचेगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो प्लीज़ अभी छोड़कर चले जाइए। अगर आप देखना चाहते हैं, आपको मुझ पर भरोसा है, आपने मेरी पहले लेक्चर देखे हैं कि कितना ऑथेंटिक तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, तो आप बैठ जाइए। और फिर मुझे पता है कि अगर आप बैठ गए तो फिर आप इस वीडियो से हिलेंगे नहीं। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए इस एक्ट का बेसिकली पूरा नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम। ठीक है, 2013। कहने का तात्पर्य है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न जो होता है, जो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उससे उन्हें संरक्षण प्रदान करना, उसका समाधान करना, और अगर वह यौन उत्पीड़न हो रहा है तो उसका क्या उपाय है, उसका क्या मुआवजा है, क्या प्रक्रिया है, उस बारे में एक्ट बताता है। इसे जनरली जो पोस एक्ट भी कहते हैं, पोस एक्ट 2013। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो को 2-3 भागों में लेकर चलूंगा। जैसे मेरी हर लेक्चर में होता है कि मैं एक इमेज बनाते हुए चलता हूं कि आपके दिमाग में एनिमेशन चलने लगे। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस वीडियो को के सामने बैठिए और इसे ऑब्जर्व करिए। कुछ भी धारा याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो काम मेरा है, मैं अपने आप आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, एक लयबद्ध तरीके से चलेंगे, जैसे नदी चलती है पानी में बहते हुए, उस तरीके से चलेंगे। पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा पीड़िता के संबंध में, या कह सकते हैं आप परिभाषाओं के संबंध में, कि कौन कौन एलिजिबल है, इस एक्ट में मुख्य बातें क्या हैं, और जो आपको यहाँ समझ आगे काम आएगी वो मैं इसमें शुरुआत में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, सिस्टम के बारे में बताऊंगा जो यह एक्ट एस्टेब्लिश करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समितियां हो गई, सदस्य हो गए, वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं। उसके बाद मैं प्रक्रिया बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा कि कोई महिला शिकायत करती है तो कैसे उसको शिकायत करनी है, किस प्रकार व्यवस्था होती है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो व्यवस्था होगी यह किस प्रकार जांच करती है किसी मामले की, उसके बारे में बताऊंगा। और फिर लास्ट में समराइज करेंगे इस लेक्चर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं पीड़िता के बारे में, परिभाषाओं के बारे में। धारा 2 जो है इस एक्ट की, वह बताती है कि कोई भी महिला, पीड़िता से यहाँ तात्पर्य है कोई भी महिला, चाहे वह नियोजित हो या अनियोजित हो, यानी चाहे वह काम रेगुलर करते हुए, जैसे वह पक्की नौकरी पर हो या वह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, कोई भी नियोजित और अनियोजित दोनों ही महिलाएं इस एक्ट के अंतर्गत शिकायत कर सकती हैं अगर कार्यस्थल पर उनके साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न होता है। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। धारा 2 में एक और कार्यस्थल की परिभाषा क्या होगी। हम कार्यस्थल किसे कहेंगे? कार्यस्थल से यहाँ तात्पर्य है कोई भी सार्वजनिक स्थान, जैसे कोई सार्वजनिक ऑफिस हो गया, निजी कंपनी का ऑफिस हो गया, ठीक है, सार्वजनिक, निजी, कोई खेल का स्थान हो गया, सभी चीजें जो है कार्यस्थल की श्रेणी में आएंगे। आवास हो गया, आवास से तात्पर्य है कि जैसे घरों में जो काम करने वाली मेड आती हैं, साफ सफाई करने वाले आती हैं या औरतें हैं, उनके संबंध में हो गया। खेल का स्थान हो गया, जैसे कोच किसी महिला को प्रशिक्षण दे रहा है, अगर उस महिला के साथ या लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करता है तो वह भी इसके अंतर्गत शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, खेल का हो गया, आवास हो गया, सार्वजनिक हो गया, निजी हो गया, अस्पताल हो गया, जैसे डॉक्टर नर्स के साथ अगर बदतमीजी करता है, जैसे आपने कई वायरल वीडियो में देखा होगा कि एक लड़की डॉक्टर को जो है चिल्लाते हुए
कुछ गलत शब्द कह रही है कि इसने मेरे साथ कुछ गलत किया, एक रील वायरल हुई थी पहले, तो उसके संबंध में भी अगर आपको कहीं हुए रील दिखे तो समझ लीजिए धारा 2 के अंतर्गत, वह भी इसके अंतर्गत एलिजिबल है। ठीक है, तो कार्यस्थल से यहां पर हो गया, पीड़िता मैंने बता दिया, कार्यस्थल बता दिया। अभी आते हैं यौन उत्पीड़न। किसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा, किसे सेक्सुअल हरेसमेंट माना जाएगा, उसको भी खोलते हैं थोड़ा। देखिए, सेक्सुअल हरेसमेंट से यहां पर तात्पर्य है कि किसी प्रकार का सेक्सुअल इंटेंशन हो उस व्यक्ति का, जैसे वह कोई गलत इशारा कर रहा हो, ठीक है, गलत स्पर्श कर रहा हो। ठीक है, यौन उत्पीड़न से मतलब है कि गलत इशारा, गलत स्पर्श हो गया। ठीक है, उसके हाथ को टच करना, उसको स्पर्श करना, या गलत इशारा हो गया, या अमौखिक तरीके से व्यवहार करना कोई, ठीक है, आंखों से कोई व्यवहार करना, या कह सकते हैं कि अश्लील सामग्री उस महिला को दिखाना, अश्लील सामग्री दिखाना, या आप कह सकते हैं कि उससे यौन संबंध की मांग करना। ठीक है, यह भी इसकी श्रेणी में आता है, उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। यह कह सकते हैं फ्लर्ट करना, जैसे वह महिला जो है असहज महसूस कर रही है और आप उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, उससे जो है गलत इशारे कर रहे हैं, गलत संबोधन कर रहे हैं, डबल मीनिंग बातें बोल रहे हैं, तो यह भी जो है यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। डबल मीनिंग बातें हो गई या फ्लर्टिंग हो गई, यह भी इसी श्रेणी में आता है, यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये चीजें शुरुआत में मैंने समझा दी। उम्मीद करता हूं अब आपको पीड़िता के संबंध में, कार्यस्थल के संबंध में सभी डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं सिस्टम पर, व्यवस्था पर की व्यवस्था क्या कहती है। देखिए, इस एक्ट की जो धारा 4 है, इस एक्ट की धारा 4 है, वह कहती है कि जो नियोक्ता है, ठीक है, नियोक्ता है, वह एक आंतरिक शिकायत समिति बनाएगा। आंतरिक शिकायत समिति, आंतरिक शिकायत समिति बनाएगा, और इस समिति को बनाने का मकसद यह है कि जो ये महिला शिकायत करेगी इसके पास, यह समिति उसकी जांच करेगी और जांच करके रिपोर्ट नियोक्ता को देगी। अब यह धारा 4 देखिए 2 चीज बताती है कि मान लीजिए अगर 10 से ज्यादा सदस्य हैं तो यह नियोक्ता बनाएगा आंतरिक शिकायत समिति। लेकिन अगर 10 से कम सदस्य हैं उस संगठन में, ठीक है, उस कंपनी में, उस संगठन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ भी कह लीजिए, मैंने बता दिया कार्यस्थल के संबंध में यहां पर, तो ये चारों चीजें कुछ भी हो सकती हैं, उसमें 10 से कम सदस्य हैं, तो ऐसे में जो जिला अधिकारी होगा, जो डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है, जो जिले का प्रशासनिक हेड होता है, वह एक समिति बनाएगा जिसे कहते हैं स्थानीय शिकायत समिति, वह समिति बनाएगा। ठीक है, 10 से कम उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोग हैं, अगर 10 से ज्यादा लोग हैं तो जो नियोक्ता होगा, जो हेड होगा उस समिति का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, वह बनाएगा आंतरिक शिकायत समिति। ठीक है, और इस शिकायत समिति में बेसिकली कौन कौन सदस्य होंगे यह भी देख लेते हैं। धारा 4 इसके बारे में बताती है कि इसमें देखिए महिला, जो वरिष्ठ महिला होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, वह इसकी हेड होगी। ठीक है, वह इस समिति की हेड होगी। दूसरा, इसमें 2 कर्मचारी होंगे और दो अन्य कर्मचारी होंगे, साथ में एक व्यक्ति एनजीओ से आ सकता है, या फिर कोई आप कह सकते हैं कि कानूनी सलाहकार है कोई, वह इसमें शामिल हो सकता है। दूसरी बात यह कहती है कि इसमें जो ये सदस्य मैंने बताए हैं, एक महिला हेड होगी, 2 कर्मचारी होगी, एक एनजीओ से आ सकता है। इसमें बोलता है कि 50% जो लोग हैं वो महिलाएं होंगी, 50% सदस्य इसकी महिलाएं होंगी। तो इस समिति के संबंध में मैंने बता दिया कि 50% जो सदस्य होंगे इसकी महिलाएं होंगी। और जो 10 से कम है, इसमें स्थानीय शिकायत समिति बनाएगा जिलाधिकारी, इसमें भी हेड वही महिला होगी और आधे सदस्य फिर महिलाएं होंगी। इसमें फिर अन्य सरकारी सदस्य जो भी होंगे शामिल होंगे। जैसे स्थानीय शिकायत समिति से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ बन सकती है, कोई भी तहसील हो गई, कोई भी थाना हो गया, या कह सकते हैं आप कोई भी अस्पताल हो गया, वहां पर अगर काम कर रहे हैं 10 से कम लोग, कोई भी छोटा अस्पताल हो, तो उनके लिए एक क्षेत्र के लिए एक स्थानीय शिकायत समिति बना दी जाएगी। जैसे ये पूरा जिला है, इस जिले में ऐसे क्षेत्र हैं कई, उन क्षेत्रों में संबंध में जैसे 10 से कम लोग हैं तो उनके संबंध में एक स्थानीय शिकायत समिति बना दी जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार जो है ये आंतरिक शिकायत समिति मैंने बताई, नियोक्ता बनाएगा इसको। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी है, मान लीजिए कंपनी तो बहुत बड़ी है, उसके ऑफिस यहाँ पर भी, तो कहने का तात्पर्य है कि जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में कह लीजिए आप, जिस कार्यालय में, तो वहां पर यह समिति होगी, वहां पर यह समिति बनाई जाएगी। इसके साथ जो है एक अपीलीय समिति भी इनका बनाने का प्रावधान है कि अगर महिला यहाँ शिकायत से संतुष्ट नहीं होती तो फिर वह अपील कर सकती है। अपीलीय समिति का भी एक प्रोविजन है। अब हम चलते हैं इसके आगे। देखिए धारा 4 मैंने बता दिया, धारा 4 में नियोक्ता कौन, जो
यहाँ पर निजी कह सकते हैं, यहाँ पे जो 10 से ज़्यादा लोग जिस संगठन में काम करते हैं उनका जो है समिति बनाएगा। अब जिला अधिकारी वाली बात बताइए, धारा 5 से 8 में इसका प्रोविजन है। धारा 5 से 8 में प्रोविजन है कि जिला अधिकारी स्थानीय शिकायत समिति को गठित करेगा उन संगठनों के लिए जिनमें 10 से कम लोग काम करते हैं, उनके लिए कौन करेगा? जिला अधिकारी। 5 से 8 में मैंने बता दिया। अब चलते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में पीड़िता बता दी, कार्यस्थल बता दिया, व्यवस्था बता दी, सिस्टम बता दिया। अब एक तरीके से आपके दिमाग में एनिमेशन बन गई होगी, एक तरफ पीड़िता है, एक तरफ कार्यालय, ठीक है। दोनों मैंने समझा दी कौन कौन होगा। अब चलते हैं हम, मान लीजिए इस पीड़िता के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, इसका यौन उत्पीड़न होता है, तो यह किस प्रकार शिकायत करेगी, ठीक है। तो शिकायत के लिए बेसिकली धारा 9 कहती है कि पीड़िता 90 दिनों के अंदर, 90 दिनों की टाइमलाइन कि 90 दिनों के अंदर वह शिकायत करेगी इस समिति को, आंतरिक शिकायत समिति को। अगर वह 10 से ज्यादा वाला है तो वहां पर आंतरिक शिकायत समिति होगी, तो उसको शिकायत करेगी। अगर 10 से कम वाला है कोई, तो फिर स्थानीय शिकायत समिति मिलेगी, वहां पर वह शिकायत कर सकती है, लिखित शिकायत कर सकती है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, एक बार मैं इसको निपटा देता हूं। लय में चलते हैं, लिखित शिकायत कर सकती है। अब धारा 10 जो कहती है कि, धारा 10 कहती है सुलह के बारे में, कि सुलह करवाई जा सकती है। सुलह से तात्पर्य यहाँ पर है कि मान लीजिए महिला चाहती है कि इसके साथ जो सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है उसको मध्यस्थता से सुलझाया जाए, यानी शिकायत से पहले ही उसको सुलझाने का यह चाहती, वह नहीं चाहती मामला जो लंबा खींचे, और वह चाहती कि पहले ही अगर समाधान निकल जाए शिकायत से, तो वह भी प्रोविजन है कि सुलह से पहले ही सुलह करवाई जा सकती है, शिकायत से पहले। कहने का तात्पर्य यह है कि सुलह, यहाँ पर सुलह का प्रोविजन है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सुलह धन लेकर नहीं की जा सकती। यानी वह महिला यह कहे कि मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं इस शिकायत को नहीं करूंगी, तो ऐसा प्रोविजन नहीं है, ऐसी सुलह नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा होता तो फिर यह एक तरीके से लूटने का साधन बन जाएगा पुरुषों की, कि इतना अगर धन नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगी, फिर शिकायत कमेटी के पास मामला जाएगा, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, वगैरह वगैरह ये चीजें हो सकती है। तो इसलिए साफ कहा गया है कि धन के साथ सुलह नहीं की जाएगी, यानी धन के साथ सुलह कराने का प्रोविजन नहीं है। धारा 10 मैंने बता दी है। अब थोड़ा इसमें आगे चलते हैं। मान लीजिए उस महिला ने शिकायत कर दी है, ठीक है। तो महिला ने शिकायत कर दी है, तो शिकायत के बाद जो है यह समिति जो है, इन समितियों में से जो समिति है किसी के पास शिकायत करती है, वह जांच करेगी। और उस जांच के संबंध में कौन कौन से प्रोविजन है, आशा करता हूँ थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ, क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं। यहीं पर मैं थोड़ा एक बार जांच के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर मैंने फिर नीचे लिख दिया तो फिर आपको दिखेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें, आप मिस ना करें दिन प्रतिदिन के कानूनी ज्ञान से संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इन वीडियो का लिंक जो वहीं शेयर करता हूँ जितने भी मैं अपलोड करता हूँ आगे। अब चलते हैं हम उस सिस्टम के बारे में, जो सिस्टम मैंने बताया था, वो अगर उसमें कोई शिकायत आती है तो जांच कैसे करता है, ठीक है, वह कौन से प्रोसीजर को अपनाता है। तो देखिए धारा 11 कहती है, धारा 11 कहती है कि 90 दिनों के अंदर यह जांच करेगा। यह जो शिकायत समिति होगी यह 90 दिनों के अंदर जांच करेगी। 90 दिनों के अंदर जांच करके यह जो अपनी रिपोर्ट है वह धारा 13 के अंतर्गत सबमिट करेगी। किसे सबमिट करेगी? अगर आंतरिक शिकायत समिति है तो वह नियोक्ता को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और अगर स्थानीय शिकायत समिति है तो वह डीएम को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, रिपोर्ट सबमिट करेगी डीएम को। अगर वह स्थानीय शिकायत समिति है, स्थानीय शिकायत समिति कर रही है, अगर आंतरिक है तो वह नियोक्ता को सबमिट करेगी अपनी रिपोर्ट, धारा 13 कहती है। धारा 11 के अंतर्गत वह 90 दिनों के अंदर जांच करेगी। अब जांच के दौरान जो इस समिति है इसको एक तरीके से सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हो जाती है। क्या क्या है वह, कि वह गवाहों को बुला सकती है, ठीक है, गवाहों को बुला सकती है, उनके बयान दर्ज कर सकती है, कोई दस्तावेज मंगा सकती है, जांच कर सकती है उसकी दस्तावेज की, डॉक्यूमेंट की, ठीक है। तो एक तरीके से इसको सिविल शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। धारा 13 मैंने बता दी, धारा 11 बेसिकली यह है। अब मान लीजिए कि यह जांच चल रही हो, ठीक है, एक धारा और है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यह जांच चल रही हो और महिला कहती है कि नहीं, अगर मैं यहीं इसी ऑफिस में काम करूंगी तो मेरी जान को खतरा हो सकता है या मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट बढ़ सकता है, तो मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस समिति के पास, आंतरिक शिकायत समिति के पास धारा 12 के अंतर्गत इंटरिम रिलीफ देने का भी प्रोविजन है, यानी अस्थायी राहत। अस्थायी राहत क्या होगी?
कह सकती है कि महिला को जो छुट्टी दे सकती है 3 महीने तक की, कि आप 3 महीने के लिए छुट्टी पर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या यह है फिर उसका ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे ऑफिस में, कि हम आपका दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर रहे हैं, आप वहां पर जाकर काम कीजिए। या फिर जो है उसको एक अस्थायी तरीके से पहले मुआवजा दे सकती है, अगर जो है उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है और उसका जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ज्यादा हुआ है, यह चीजें हुई हैं, तो एक तरीके से आर्थिक जो तंगी हो गई उसको दूर करने के लिए आर्थिक मुआवजे का भी कुछ प्रोविजन है, कुछ दे सकती है। तो ये हो गई धारा 12 के अंतर्गत कि अस्थायी राहत क्या दे सकती है वह समिति जो मैंने बताई। ये चीजें हो गई धारा 11, 12 और 13। अब आते हैं, मान लीजिए ये रिपोर्ट गई नियोक्ता के पास, डीएम के पास, या कह सकते हैं स्थानीय शिकायत समिति ने अगर जांच की है तो डीएम के पास रिपोर्ट गई, और आंतरिक शिकायत समिति ने की है तो फिर नियोक्ता के पास की, यानी जिसने उसको अपॉइंट किया था। कोई प्राइवेट संगठन में है तो अगर वह उसका ऐड है, अगर उसने किसी को अपॉइंट किया था और उसके सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित आ रहा है, तो फिर वह आंतरिक शिकायत समिति उसके पास रिपोर्ट भेजेगी, वह रिपोर्ट की जांच करेगा। जांच करने के बाद देखेगा कि अगर कोई मामला है, जैसे कोई वाकई में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो फिर वह अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई का यहाँ तात्पर्य है कि वह देखेगा कि इस संगठन के जो नियम हैं वह क्या कहते हैं। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है या किसी के साथ गलत करता है तो इस संगठन के नियम क्या कहते हैं, वो उन संगठन के नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा। और स्थानीय शिकायत समिति भी फिर जो है जो डीएम के पास रिपोर्ट करेगी, डीएम भी जो प्रशासनिक हायरार्की या प्रशासनिक जो नियमावली है उनके अनुसार कार्रवाई करेगा। जैसे क्या कार्रवाई हो सकती है, जैसे कोई सरकारी अगर आदमी है तो उसके खिलाफ पहली कार्रवाई ये तो यही होती है कि विभागीय जांच बिठा दी जाती है, शोकॉज नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आपने इन नियमों का या इस आचार संहिता का उल्लंघन किया, तो बताइए आपकी नौकरी क्यों न छीनी जाए। या कह सकते हैं, आप उससे कह सकते हैं कि कारण बताइए कि आपने यह गलत काम किया है तो हम आपको क्यों रखें, हम आपको जो अपॉइंटेड क्यों रखें, इस नौकरी में क्यों रखें, तो उसको कारण बताना होगा। तो अगर डीएम है तो ये चीजें कर सकता है, अगर कोई जो प्राइवेट है कंपनी है उसका हेड है तो उनके अपने नियम हो सकते हैं, उनकी अपनी नियमावली हो सकती है, आचार संहिता हो सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं, वो उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो धारा 13 और 14 मैंने इस संबंध में बेसिकली बता दी। हमने व्यवस्था देख ली है, प्रक्रिया देख ली है और अनुशासनिक चीजें देख ली हैं। अब ये एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो ये पूरा प्रोसेस होगा, इस पूरे प्रोसेस में इस महिला की जो आइडेंटिटी होगी, इस महिला की जो आइडेंटिटी होगी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसको प्राइवेट रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा। अगर मान लीजिए इस शिकायत समिति में कोई व्यक्ति है जो इस महिला की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देता है तो यह एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आ जाता है। धारा 15, 16 इसके संबंध में बताती है कि अगर ऐसा करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। वापिस आऊंगा, धारा 16 और 17, 16 और 17 के तहत गोपनीयता उस महिला की रखी जाएगी। अगर कोई गोपनीयता को भंग करता है, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और डिसिप्लिनरी एक्शन क्या हो सकता है कि उसको समिति से बाहर किया जाएगा। ठीक है, समिति से बाहर करने के बाद उसका कहीं और ट्रांसफर होगा वगैरह होगा। तो आइडेंटिटी उसकी उसकी जो है डिस्क्लोज नहीं करनी है, उसको जो गोपनीय रखना है। इसके बाद जो अगली बात है कि मान लीजिए महिला इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होती है तो धारा 18 के तहत वह अपील भी कर सकती है। अपील करने का समय है 90 दिन के अंदर। 90 दिनों के अंदर उस महिला को जो है अपील करनी होगी। अगर 90 दिन का फिर समय गुजर जाता तो फिर अपील के लिए अन्य प्रोविजन है, लेकिन 90 दिनों का ही है इसमें समय दिया गया है कि 90 दिनों के अंदर उसको अपील करनी होगी। ठीक है, ये चीजें बता दी। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जो मान लीजिए अनेकों शिकायत आती हैं एक संगठन में एक साल में, और उन शिकायतों के अगर हम एक तरीके से एंट्री नहीं करें या उनको हम ऐसे ही छोड़ दें, फिर इसके प्रति जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों की लापरवाही सामने आएगी, संगठन की लापरवाही सामने आएगी। और इसीलिए इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि धारा जो 19 है, धारा 20 है और धारा 21, 22 है, इनमें बेसिकली क्या क्या प्रोविजन किए गए। देखिए, धारा 19 कहती है कि जो संगठन का हेड होगा, जो संगठन का नियोक्ता होगा, वह इस एक्ट के संबंध में जागरूकता फैलाएगा अपनी कंपनी में। जो जिसको अपॉइंट करेगा, जिस महिला को नियुक्त करेगा, उसको बताएगा कि हमारे यहाँ एक जो इसके आंतरिक शिकायत समिति है और यह आपके लिए कानून है, पोस एक्ट है बेसिकली, है इसके बारे में बताएगा कि यह कानून है, इसके आंतरिक शिकायत समिति हमने गठित की हुई है। और साथ में अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो आप इस समिति के पास लिखित शिकायत कीजिए, आपको न्याय मिलेगा। वह एक तरीके से जागरूकता फैलाने का प्रयास करेगा जो नियोक्ता होता है
इस समिति के बारे में। दूसरा, वह समिति गठित करेगा, समिति को प्रशिक्षण देगा, कह सकते हैं आप कि इसके संबंध में जो अन्य कार्य होंगे वह करेगा। और धारा 20 कहती है कि वार्षिक जो रिपोर्ट होगी इसके संबंध में, जो समिति के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट होगी वह देंगे। जैसे यहाँ पर धारा 21-22 प्राइवेट जो समिति है, जैसे मैंने बताया आंतरिक शिकायत समिति, इनके संबंध में है कि आंतरिक जो शिकायत समिति है धारा 21-22 कहती है कि ये वार्षिक रिपोर्ट अपने नियोक्ताओं को देंगे और नियोक्ता जो इन रिपोर्टों के आधार पर जो आकलन करेगा कि क्या हमारे संगठन की व्यवस्था चल रही है, क्या सिस्टम चल रहा है, तो वह देखेगा, आकलन करेगा और उस हिसाब से कार्रवाई करेगा। धारा 20 कहती है, धारा 20 के तहत कि जो डीएम है, डीएम स्थानीय जो समिति, स्थानीय शिकायत समिति जो मैंने बता, जिसमें 10 से लोग, जिस संगठन में 10 से कम लोग होते हैं उनके लिए डीएम एक स्थानीय शिकायत समिति बनाएगा। तो वे जो स्थानीय शिकायत समितियां हैं वो अपनी रिपोर्ट जो डीएम को सबमिट करेंगे और डीएम फिर इस रिपोर्ट का आकलन करेगा और उस हिसाब से कार्रवाई करेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पूरा व्यवस्था का मैंने आपको सिस्टम समझाया है, जो तंत्र समझाया, यह अच्छे तरीके से काम करे उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और व्यवस्था क्या है, धारा 19 में बताया नियोक्ता के संबंध में, धारा 20 में बताया डीएम के संबंध में, धारा 21-22 में बताया कि समितियों के संबंध में अपने नियोक्ता को रिपोर्ट सबमिट करेंगी जो आंतरिक शिकायत समितियां होंगी। धारा 20 स्थानीय शिकायत समितियां, धारा 19 जागरूकता के संबंध में वगैरह वगैरह चीजें हैं। तो ये चीजें मैंने समझा दी हैं। अब कुछ चीजें जो बच गई वो यह हैं कि अगर इन चीजों के अलावा भी जो धाराएं हैं वो एक तरीके से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कह सकते हैं वो अलग बाहर है इस चीज से, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो भी आपको एक समराइज तरीके से बताऊं। तो उसके लिए मुझे ये थोड़ा साफ करना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। ज्यादा नहीं, नीचे आ जाएंगे, थोड़ी ज्यादा धाराएं नहीं, इन 21 से 30 में बेसिकली इस एक्ट में 30 धाराएं हैं और मैंने 20 तक तो आपको कवर करवा दी हैं। धारा 21 से 30 तक बेसिकली कौन कौन सी मैं बता देता हूं। 21 से 30 तक, 21-22 तो यहाँ पर हो ही गई है। जो बाकी धाराएं हैं, इन धाराओं में बेसिकली बोला गया है कि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए अन्य जो भी आदेश हो गए, नियम हो गए, अगर सरकार को निकालने पड़े तो निकालेगी, ठीक है, इसको लागू करने के लिए। साथ में बोला गया है कि अगर कोई इसको लागू नहीं करता है, जैसे मैंने बताया, तो धारा 26 के अंतर्गत उसको 50,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। 50,000 जुर्माना, यानी जो नियोक्ता, जो हेड है, मान लीजिए वह आंतरिक शिकायत समिति नहीं बनाता अपने संगठन में और किसी महिला का उत्पीड़न होता है, नहीं बनाता है, तो उसको 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद जो है इसके प्रशिक्षण के संबंध में, इसकी जागरूकता के संबंध में सरकार जो अन्य कानून बनाएगी, अन्य नियम पारित करेगी, वो चीजें होंगी। और यही चीजें हैं। फिर इसके अलावा धारा 21 से 30 में मुझे लगता कोई इंपॉर्टेंट चीज बची है। मैंने आपको पूरा चक्कर समझा दिया। अब आप कह सकते हैं कि आपने जो चीजें बताई हैं, ठीक है, ये किन मामलों में लागू होते हैं, मैंने पूरा चक्कर तो समझा दिया। अब आप कह सकते हैं कि एक महिला के साथ बहुत ही ज्यादा संगीन घटना होती है, उसके जो वस्त्र हटा दिए जाते हैं, उसके साथ जबरदस्ती होती है, तो क्या तब भी उसे जो आंतरिक शिकायत समिति के पास जाना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि मेरा उत्तर है नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, क्योंकि वह फिर एक कोग्निजेबल ऑफेंस हो गया, ठीक है। और उसको फिर जो थाने में जाकर एफआईआर लॉन्च करवानी चाहिए, अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। वह दंडनीय अपराध हो गया एक तरीके से। यह जो पोस एक्ट बनाया गया बेसिकली यह है घटना होने से पहले की जो करते होते हैं उनको अगर वहीं रोक दिया जाए, उस चीज को अगर वहीं रोक दिया जाए तो महिला के साथ न्याय हो जाता है और उस घटना को जो होने वाली थी, जो दुर्घटना होने वाली थी, उसको रोका जा सकता है। इसके लिए एक्ट बनाया गया था। जैसे कोई इशारे कर रहा है, कोई जो है गलत शब्द बोल रहा है, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिए अगर हम बेसिकली एफआईआर लॉन्च करवाएंगे या हम क्रिमिनल कोर्ट के जरिए इस प्रोसेस को करने की कोशिश करेंगे तो इससे महिला के साथ जो है एक तरीके से ज्यादा ही अत्याचार होगा, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग है, पहले बहुत ज्यादा मामले पेंडिंग है और फिर केस के चक्कर, फिर कोर्ट के चक्कर, फिर जो थाने के चक्कर महिला को जो एक तरीके से और ज्यादा अपमानित करते हैं। तो ऐसी छोटी घटनाओं के लिए जो है तो गंभीर प्रकृति की, लेकिन अगर उनको वहीं रोक दिया जाए तो महिला के साथ ज्यादा न्याय होता है, उसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है, या कह सकते हैं कि वह एक तरीके से डिग्निफाई तरीके से अपनी लाइफ को जी पाती है। तो ऐसी घटनाओं के लिए पोस एक्ट बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अगर घटना होती है जैसे उसके साथ छेड़खानी हो रही है, जबरदस्ती हो रही है, उसके साथ बदतमीजी हो रही है, तो फिर उसको एफआईआर लॉन्च करवानी बीएनएस के अंतर्गत इन धाराओं में, इन जो है अपराधों के लिए, जैसे छेड़खानी होगी, रेप की कोशिश होगी, तो बीएनएस में इसके लिए प्रोविजन हो, थाने में जाए और एफआईआर करवाए। अब इस एक्ट को कह सकते फिर आप बनाने का उद्देश्य क्या, मैंने बनाने का उद्देश्य बता दिया कि क्या है
कि ज़्यादा गंभीर घटनाएं नहीं है, लेकिन घटनाएं ऐसी जो संगीन हैं, जो गलत हैं, अगर उनको नहीं रोका गया तो फिर ज़्यादा गंभीर अपराध हो सकता है। तो उसके लिए एक्ट बनाया गया है बेसिकली, ठीक है। यानी महिला के जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हो गए 14, 15, 21, उनको लागू करने के लिए एक्ट बनाया गया है। यानी वह उसकी दैहिक स्वतंत्रता के लिए, उसके जो सम्मान के साथ जीने के अधिकार के लिए, या कह सकते हैं कि उसके साथ किसी भी प्रकार का धर्म के आधार पर, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव हो, उसके संरक्षण के लिए बेसिकली है एक्ट बनाए गए। और अगर उसके साथ किसी प्रकार का हैरेसमेंट होता, यौन उत्पीड़न होता, जो मैंने शुरुआत में बताया था, यौन उत्पीड़न से संबंध मैंने ये बताई थी शुरुआत में, डेफिनेशन क्या है, अगर ऐसा प्रकार को करते होता है तो फिर वह ये प्रक्रिया अपना सकती है, व्यवस्था अपना सकती है। अगर बाकी संगीन अपराध है तो मैंने बता दिया, उसके लिए फिर एफआईआर ही एक तरीका रह जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाहर बारिश आई हुई है और मेरे चश्मे के ऊपर बारिश आई हुई है, पसीनों से जो है पूरा चेहरा लथपथ हो गया है। तो मेहनत बहुत लगती है ऐसे लेक्चर को बनाने में, क्योंकि पंखा बंद करना पड़ता है। अगर पंखा बंद नहीं करते हैं तो फिर माइक में आवाज़ साफ नहीं आती है, फिर आपको जो एक तरीके से इनकन्वीनियंस लगता है कि हमारे कानों में दिक्कत आ रही है सुनने में। तो मैं नहीं चाहता किसी प्रकार की आपको समस्या का सामना करना पड़े मेरे लेक्चर को देखते वक्त। तो इसलिए मेहनत भी लगती है, और फिर जो है अप्रोच भी मैं एक अलग अपनाता हूँ कि मैं 360 डिग्री लेकर चलता हूँ। आपको किसी प्रकार की ऊपर बर्डन भी नहीं डालता हूँ कि आपको चीज़ें याद करना पड़े या आपको जो है समस्या को सामना करना पड़े, वो भी मेरे ऊपर लेता हूँ। पहले मैंने पीड़िता के संबंध में, परिभाषाओं के संबंध में समझाया, व्यवस्था के बारे में समझाया, प्रक्रिया के बारे में समझाया, जांच के बारे में समझाया, संगीन अपराधों के बारे में समझाया, ठीक है। तो पूरा चक्कर इस एक्ट का मैंने समझा दिया है। मुझे नहीं लगता अभी इस एक्ट में कुछ बचा होगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जो दिन प्रतिदिन के कानूनी ज्ञान से संबंधित हों, जो आपको जागरूक करती हों, जो आपको अपने अधिकारों के प्रति सशक्त बनाती हों, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यह मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आपके लिए ही। या आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इस चैनल को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं या जिन्हें आप नहीं चाहते उनका शोषण हो या एक तरीके से वो अपने अधिकारों से वंचित हों, तो उनके पास आप इस वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा। जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उन्हें ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिए। जो इंडिया ऑक्सफोर्ड अजीत दलाल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल को जो दबाइए, और फिर लाइक का बटन दबाइए। अगर कमेंट करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कैसा लगा आपको पढ़कर मुझसे, तो उसको कमेंट में अपनी भावनाओं को जाहिर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए, और जय हिंद, जय भारत।